एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। रात 8 बजे के करीब वार्ड का दरवाजा खुला और 2 पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए। उनमें एक हेड कांस्टेबल था और दूसरा कांस्टेबल। ये दोनों वही थे जो दिन में आए थे और शौरिक का बयान लेकर गए थे। उन्हें देखकर नर्स अपनी कुर्सी से उठकर तेज कदम उठाती हुई उनके करीब पहुंच गई और उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। नर्स ने हेड कांस्टेबल की तरफ देखते हुए कहा, आपको किसी से मिलना है तो कल आइए, इस वक्त वार्ड में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हेड कांस्टेबल ने कहा, हम जाती तौर पर किसी से मिलने नहीं आते सिस्टर, ये सरकारी काम है और तुम हमें किसी सरकारी काम से नहीं रोक सकती। नर्स खामोश हो गई। वो दोनों पुलिस वाले शौरिक के बेड की तरफ चलने लगे। शौरिक ने इस तरह आंखें बंद कर लीं जैसे सो रहा हो। दोनों कांस्टेबल बेड के करीब रुक गए। नर्स भी उनके साथ थी। हेड कांस्टेबल ने शौरिक के कंधे पर रख कर उसे हौले से हिलाया। बोला, ओए अब्दुल गफूर, उठो, तुमसे बात करनी है। शौरिक ने आंखें खोल दी। वो चंद लम्हे उनकी तरफ देखता रहा, फिर खुमारालूद लहजे में बोला, क्या बात है हवालदार जी। हवालदार ने उसे घूरा। बोला, ओए तुम तो कहते थे कि तुम टैक्सी में नहीं थे। शौरिक बोला, आहो जी, मैं तो भागकर सड़क पार कर रहा था। हवालदार के लहजे में करख्तगी आ गई। बोला, सच बोलो, एक दुकान वाले ने बताया था कि तुमने चलती टैक्सी से छलांग लगाई थी। शौरिक बोला, नहीं जी। वैसे हवालदार की बात सुनकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। हेड कांस्टेबल ने कहा, टैक्सी में ड्राइवर के साथ जो शख्स मरा है जानते हो वो कौन है? शौरिक बोला, मुझे क्या पता जी, मैं तो किसी को नहीं जानता। हेड कांस्टेबल ने कहा, वो दिलावर था, इश्तिहारी मुल्जिम, कई वारदातों में पुलिस को मतलूब था। मुझे तो तुम भी कोई इश्तिहारी मुल्जिम ही लगते हो, तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। शौरिक बोला, मेरा उस आदमी से क्या ताल्लुक हो सकता है जी, मैं तो मजदूर आदमी हूँ, आप मेरे बारे में मालूम कर लें जी, मैं अपने रिश्तेदारों का पता बताता हूँ। हेड कांस्टेबल चंद लम्हे उससे घूरता रहा, फिर मजीद सवालात करने लगा। शौरिक को समझने में देर न लगी कि हेड कांस्टेबल या तो उसे पहचान गया था या उन बातों के हवाले से उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। आखिर में हेड कांस्टेबल ने उसका पता दरियाफ्त किया तो उसने बड़े इत्मीनान से बागबानपुरे में अच्छे पहलवान के टांगों के तबेले का पता बता दिया। नर्स भी उन दोनों पुलिस वालों के साथ वार्ड से बाहर चली गई। उसकी वापसी तकरीबन 15 मिनट के बाद हुई थी। वो आकर दोबारा अपनी मेज पर बैठ गई। कभी कोई मरीज कराहने लगता तो नर्स उठकर उसके पास चली जाती। 10 बजे वार्ड में सन्नाटा छा गया। वार्ड के आखिरी सिरे पर मध्यम रोशनी का एक बल्ब जल रहा था, जबकि बाकी तमाम रोशनियां बुझी हुई थी। बेशतर मरीज सो चुके थे और जो अभी जाग रहे थे वो भी खामोश लेटे हुए थे। नर्स उठकर वार्ड से बाहर चली गई। इस मर्तबा उसकी वापसी आधे घंटे बाद हुई थी। वो कुछ देर तक अपनी कुर्सी पर बैठी रही, फिर उठकर छोटे छोटे कदम उठाती हुई शौरिक के बेड के करीब पहुंच गई। शौरिक ने उसे अपनी तरफ आते देखकर आंखें बंद कर लीं। वो शौरिक की तरफ देखते हुए सरगोशियाना लहजे में बोली, मैं जानती हूँ तुम जाग रहे हो, मैं तुमसे जो बात करना चाहती हूँ वो तुम्हारी ही भलाई के लिए है, इसलिए बेहतर है कि आंखें खोलकर मेरी बात गौर से सुनो। शौरिक बोला, क्या बात है सिस? नर्स ने उसकी बात काटी। बोली, सिस्टर नहीं, नर्स रजिया, मेरा नाम रजिया है। शाम को जब मैं ड्यूटी पर आई थी तो मुझे तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा था और फिर 8 बजे उन पुलिस वालों की बातों से मेरे शुबे की तस्दीक हो गई। वो लोग तुम्हें पहचान गए हैं। जरा सा कंफ्यूजन है और वो इस सिलसिले में मजीद तस्दीक कर लेना चाहते हैं। शौरिक ने उसे घूरा। बोला, मैं समझा नहीं, तुम क्या कह रही हो? नर्स रजिया ने कहा, बनने की कोशिश मत करो मिस्टर शौरिक, मैंने उन दोनों पुलिस वालों की बातें सुनी हैं। फर्ज से ज्यादा हवस और लालच उन पर गालिब है। तुम्हारे लिए 50 लाख का इनाम मुकर्रर है और वो दोनों पुलिस वाले ये इनाम हासिल करना चाहते हैं। अगर उन्हें फर्ज का एहसास होता तो वो अपने अफसरान के सामने तुम्हारे बारे में शुबे का इजहार करते और उस सूरत में तुम इस वक्त पुलिस की हिरासत में होते। मगर वो दोनों लालची हैं, इनाम हासिल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम्हारे बारे में तस्दीक करके तुम्हें अपने तौर पर गिरफ्तार करके आला हुकाम के सामने पेश कर दें। शौरिक के मुंह से गहरा सांस निकला। अपने बारे में गलत बयानी अब उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। बोला, तुम क्या चाहती हो? नर्स रजिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। शौरिक बोला, और उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करोगी? वो 50 लाख रुपए तुम हासिल करना चाहती हो जिसके लिए? नर्स रजिया ने उसकी बात काट दी। बोली, मुझे पैसे की हवस नहीं है, मैं वाकई तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। शौरिक ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, वो कैसे? रजिया ने कहा, तुम ज्यादा दूर तक चल नहीं सकोगे,
लेकिन वार्ड के इस दरवाजे तक तुम्हें जैसे तैसे चलकर जाना होगा। उसने वार्ड के दूसरे दरवाजे की तरफ इशारा किया, फिर बोली, मैंने उस दरवाजे के दूसरी तरफ व्हील चेयर रख दी है। अब से 10 मिनट के बाद तुम दरवाजे से निकल कर व्हील चेयर पर बैठ जाना, मैं तुम्हें महफूज जगह पहुंचा दूंगी। शारिक बोला, 10 मिनट के बाद? रजिया बोली, हाँ 10 मिनट बाद। वो पुलिस वाले आज ही रात तुम्हारे खिलाफ कुछ न कुछ करना चाहते हैं। वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं, इसलिए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ। नर्स चली गई। वो सिर्फ 2 मिनट अपनी कुर्सी पर बैठी थी, फिर उठकर वार्ड से बाहर चली गई। उसके जाने के सिर्फ 1 मिनट के बाद शारिक अपनी जगह से उठा और दोनों पैर नीचे लटका लिए। उसके सर की चोट में भी तकलीफ थी और जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी, लेकिन उसने जख्मी टांग वाला पैर जैसे ही फर्श पर रखा, उसके मुंह से कराहसी निकली। उसने जबड़े भींच लिए। चंद सेकंड के बाद वो उठ कर खड़ा हो गया। उसने अपना तमाम बोझ दूसरी टांग पर डाल रखा था। शारिक ने इधर उधर देखा, तमाम मरीज सो रहे थे। कोई एक आध जाग भी रहा होगा, तो वो अपने बेड पर खामोश पड़ा था। शारिक बेड का सहारा लेता हुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। उसे वार्ड के दूसरे दरवाजे तक पहुंचने में 7-8 मिनट लग गए थे। उसने बड़ी आहिस्तगी से दरवाजे का कुंडा हटाया और फिर दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ निकल गया। उस तरफ दरवाजे के सामने एक मुख्तसर सा बरामदा था और उसके सामने वसी व अरीज लॉन था। बरामदे में एक व्हील चेयर पड़ी हुई थी। शारिक व्हील चेयर पर बैठ ही रहा था कि रजिया भी वहां पहुंच गई। रजिया ने कहा, जल्दी करो, वक्त बहुत कम है, और उसे व्हील चेयर पर बैठने में मदद देने लगी। व्हील चेयर पर बैठते ही शारिक को टांग में खासी तकलीफ हुई, मगर वो दांत भींचे जब्त करता रहा। रजिया व्हील चेयर को धकेलने लगी। वो मोहतात नजरों से चारों तरफ देख रही थी। उसका दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था कि अगर उसे देख लिया जाए तो शारिक के साथ उसे भी आहनी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। वो लॉन में से होती अस्पताल के उस हिस्से में पहुंच गई जहां अस्पताल के अमले के रिहायशी क्वार्टर्स थे। उस तरफ सन्नाटा था। उसने कोने वाले एक क्वार्टर के सामने व्हील चेयर रोक ली और जेब से चाबी निकालकर दरवाजे का ताला खोलने लगी। वो बड़ी एहतियात से काम ले रही थी ताकि कोई मामूली सी आवाज भी पैदा न हो। व्हील चेयर को अंदर लाने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया। शारिक मुतजस्सिस नजरों से इधर उधर देख रहा था। मुख्तसर सा सहन था। 2 कमरे थे जिनके सामने बरामदा था। रजिया व्हील चेयर को धकेलती हुई बरामदे में ले आई और एक कमरे का ताला खोलने लगी। व्हील चेयर को कमरे में लाकर उसने दरवाजा बंद कर दिया और फिर बत्ती जला दी। कमरा खासा कुशादा था। एक तरफ आरामदेह मसहरी बिछी हुई थी। उसके करीब ही ड्रेसिंग टेबल थी जिस पर मेकअप का सामान सलीके से रखा हुआ था। दूसरी दीवार के साथ अलमारी थी। मसहरी पर कुछ कपड़े बिखरे हुए थे। गालिबन ड्यूटी पर जाने से पहले रजिया ने जो कपड़े बदले थे वो मसहरी पर ही डाल गई थी। उसने कपड़े उठाकर कुर्सी पर फेंक दिए और शारिक को सहारा देकर बिस्तर पर लिटा दिया और बाहर से पानी का जग भर कर ले आई। उसने जग और ग्लास मसहरी के करीब ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। रजिया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं अपने वार्ड से ज्यादा देर तक गैर हाजिर नहीं रह सकती। मैं बाहर से दरवाजा बंद करके जा रही हूँ। तुम इत्मीनान से सो जाओ। मैं सुबह 7:15 बजे के करीब आऊंगी। शारिक के कुछ कहने से पहले ही वो व्हील चेयर धकेलती हुई बाहर ले गई। उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। शारिक ने ताला लगाए जाने की आवाज भी सुनी थी। शारिक के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। अब वो नर्स रजिया के रहमो करम पर था। नर्स रजिया शारिक को मकान में छोड़कर बाहर आ गई थी। उसने बाहर वाले दरवाजे को ताला लगा दिया था और व्हील चेयर धकेलती हुई तेजी से अस्पताल के ब्लॉक्स की तरफ बढ़ने लगी। वसी और इस लॉन उबूर करने के बाद उसने व्हील चेयर एक ब्लॉक के अकब में छोड़ दी और रुमाल से उस जगह को अच्छी तरह साफ कर दिया जहां उसने हाथ रखे हुए थे। वो इस सिलसिले में किसी बेहतियाती का मुजाहिरा नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि अगर पुलिस के आला हुक्काम को अस्पताल में शारिक की मौजूदगी की इत्तिला मिल गई तो पुलिस की फौज अस्पताल की तरफ दौड़ेगी और जब इंकशाफ होगा कि शारिक गायब हो गया है तो वसी पैमाने पर इंक्वायरी होगी। हो सकता है ब्लॉक के पीछे खड़ी उस व्हील चेयर पर भी किसी की नजर पड़ जाए और उसे भी शामिल तफ्तीश कर लिया जाए। ऐसी सूरत में उस पर से फिंगरप्रिंट्स भी उठाए जाएंगे। इसलिए रजिया ने एहतियातन अपनी उंगलियों के निशान साफ कर दिए। रजिया एक तवील चक्कर काट कर ड्यूटी रूम में आ गई जहां 3 और नर्सें बैठी चाय पी रही थीं। रजिया ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, बड़ी बेशर्म हो तुम लोग, मेरा इंतजार भी नहीं किया। शकीला नामी नर्स ने कहा, हमने इंतजार किया था, चाय तो वक्त पर निकाली थी। उसने एक खाली कप और चाय का थर्मस उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। शकीला हॉस्टल में रहती थी और रोजाना चाय वहीं से बनवा कर लाती थी। रजिया ने कप में चाय उंडेली और हल्की हल्की चुस्कियां लेते हुए उनकी बातों में शामिल हो गई। उनकी गुफ्तगू का मौजू या तो जेरे इलाज मरीज थे या नौजवान डॉक्टर्स जो मौशकों के सिलसिले में खासे बदनाम थे। शकीला मेडिकल वार्ड में थी जहां बहुत से सेहतमंद मरीज भी दाखिल हुए थे। उनमें 1-2 तो ऐसे थे जो शकीला के बारे में खुशफहमी में मुब्तला हो चुके थे। उनमें एक अनारकली में एक जनरल स्टोर का मालिक था। उसकी उम्र 45 के लगभग रही होगी। वो तकरीबन 15 दिन से अस्पताल में दाखिल था।
उसके घर वाले और दीगर रिश्तेदार भी उससे मिलने के लिए आते रहते थे और शकीला उनकी बातों से जान चुकी थी कि वो 2 बीवियों का इकलौता शौहर था। और उसकी बातों से शकीला को ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि वो उसे अपनी तीसरी बीवी बनाना चाहता है। महमूदा नामी नर्स ने शकीला की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारे उस मरीज का क्या हाल है शकीला? अरे वही अनारकली वाला। शकीला बोली, वो कल डिस्चार्ज हो रहा है, उसे अस्पताल से जाने का बड़ा अफसोस है। वैसे उसने मुझे अपनी दुकान पर आने की दावत दी है। रजिया बोली, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ शकीला। शकीला मुस्कुराई, बोली, जरूर चलना। तुम्हें देखकर वो मुझे नजरअंदाज कर देगा और मुझे खुशी होगी कि मेरे सर से बला टल गई। वो इसी तरह बातें करती रहीं। फिर रजिया कुर्सी से उठ गई, बोली, मैं जरा वार्ड का एक राउंड लगाऊं। एक नए मरीज ने परेशान कर रखा है। एक्सीडेंट में उसकी टांग की हड्डी क्रैक हो गई है और चोटें भी आई हैं, मगर वो आराम से बैठता ही नहीं। 10 बार बेड से उठने की कोशिश की है। वो ड्यूटी रूम से निकलकर अपने वार्ड में आ गई। उसने वार्ड का एक राउंड लगाया। सब मरीज सो रहे थे। वो तेज तेज कदम उठाती हुई वार्ड से बाहर आ गई और राहदारी से घूमकर ड्यूटी रूम की तरफ आ गई। बोली, अरे शकीला, महमूदा जल्दी आओ। महमूदा एकदम कुर्सी से उठ गई, बोली, क्या हुआ? रजिया बोली, अरे वो मरीज अपने बेड पर नहीं है जिसका मैं अभी जिक्र कर रही थी। उसके लहजे में घबराहट और परेशानी थी। महमूदा ने कहा, तो परेशान क्यों हो रही हो? वो अस्पताल में नहीं रहना चाहता होगा, चला गया। इसमें परेशान होने की क्या बात है? डॉक्टर को इतला कर दो, बस काफी है। वो तीनों ड्यूटी रूम के दरवाजे के सामने राहदारी में खड़ी थीं। इस दौरान दूसरी राहदारी से भारी भरकम कदमों की आवाज सुनाई दी। साफ लग रहा था कि वो 5-6 आदमी हैं। और फिर चंद सेकंड बाद ही वो लोग राहदारी का मोड़ घूमकर सामने आ गए। वो पुलिस वाले थे। उनके साथ 2 डॉक्टर्स भी थे। पुलिस पार्टी की क़यादत एक डीएसपी कर रहा था। उसके अलावा पार्टी में एक इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल और 5-6 कांस्टेबल थे। उन सब के हाथों में क्लैशनकोफ राइफलें थीं। पुलिस वालों को देखकर शकीला और महमूदा परेशान सी हो गईं। रजिया के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाए रखा। डॉक्टर इरफान ने पूछा, क्या हुआ नर्स, तुम लोग यहाँ क्यों खड़ी हो? रजिया बोली, सर, मेरे वार्ड का एक मरीज गायब हो गया है। उसे आज दिन में ही एक्सीडेंट केस में लाया गया था। हेड कांस्टेबल ने जल्दी से पूछा, कौन से मरीज की बात कर रही हो? ये वही हवालदार था जो रात 8 बजे भी आया था। रजिया बोली, वही जी, जिससे पूछगिछ के लिए आप आए थे। इंस्पेक्टर उछल पड़ा, बोला, ओह, कितनी देर हो गई? ये कब की बात है? रजिया बोली, 10-15 मिनट पहले वो अपने बिस्तर पर था जी। मैं चाय पीने के लिए ड्यूटी रूम में आई थी और जब वापस गई तो वो अपने बेड से गायब था। इस मर्तबा डीएसपी चीखा, तलाश करो उसे, वो अभी अस्पताल से बाहर नहीं गया होगा, ढूंढो। एक सब इंस्पेक्टर वार्ड की तरफ दौड़ गया, जबकि इंस्पेक्टर दूसरों को चीख चीख कर अहकामात देता रहा और फिर खुद एक तरफ दौड़ता चला गया। कांस्टेबल के साथ वार्ड में आने वाले सब इंस्पेक्टर ने दरवाजे के करीब ही स्विच बोर्ड के तमाम स्विच ऑन कर दिए। वार्ड की तमाम बत्तियां रोशन हो गईं। भाग दौड़ की आवाजें सुनकर सोए हुए मरीज जाग गए, बाज कराहने लगे। सब इंस्पेक्टर ने झुककर तमाम बेड्स के नीचे झांका, फिर कांस्टेबल को सामने वाले दरवाजे की तरफ इशारा किया। कांस्टेबल दौड़ता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। सब इंस्पेक्टर वार्ड में खड़ा गहरी नजरों से मरीजों को देख रहा था। बाज मरीज ऐसे थे जो अभी तक सोए हुए थे और उन्होंने चादरें इस तरह ओढ़ रखी थीं कि चेहरे भी छुप गए थे। सब इंस्पेक्टर एक एक करके मरीज के पास जाकर उनके ऊपर से चादरें खींचने लगे। इसी दौरान रजिया भी वार्ड में आ गई। सब इंस्पेक्टर की हरकत देखकर वो दौड़ती हुई उसके करीब पहुंच गई। बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? मरीजों को इस तरह परेशान क्यों किया जा रहा है? लेकिन सब इंस्पेक्टर उसके एहतजाज की परवाह किए बगैर मरीजों पर से चादरें खींचता रहा। उसने मरीजों के एहतजाज की भी परवाह नहीं की। इस दौरान डीएसपी भी डॉक्टर इरफान के साथ वार्ड में आ गया। रजिया ने सब इंस्पेक्टर के रवैये का डीएसपी से एहतजाज किया तो वो उसे घूरते हुए बोला, चादरें खींच लेने से कोई मरीज मर नहीं जाएगा, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि जो मरीज गायब हुआ है वो कौन है? नर्स बोली, हमें से कोई गरज नहीं है कि वो कौन है, हमारे लिए वो मरीज है और ये सब भी मरीज हैं। इनके साथ ज्यादती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अफसराने आला से शिकायत करूंगी। आखिर आपको क्या हक पहुंचता है कि मरीजों को आधी रात के वक्त इस तरह परेशान करें? डीएसपी ने कहा, पहले हमें अपना इत्मीनान करने दो, उसके बाद तुम शिकायत कर लेना। उस पर रजिया की धमकी का कोई असर नहीं हुआ था। वो डॉक्टर के साथ ड्यूटी रूम में आ गया और फोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। उसने पुलिस की मजीद नफरी तलब की। उसने जैसे ही फोन बंद किया, रजिया ने रिसीवर उठा लिया और मेडिकल सुपरिटेंडेंट का नंबर मिलाने लगी। लाइन मिलने पर उसने एमएस को सूरत हाल से आगाह किया और घूरती हुई नजरों से डीएसपी की तरफ देखती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई। डीएसपी ने उसे रोक लिया, बोला, 1 मिनट नर्स, मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई है कि तुम एक जिम्मेदार और फर्ज शनास नर्स हो, लेकिन तुम्हारा जो मरीज यहाँ से फरार हुआ है वो एक इंतहाई खतरनाक मुजरिम शारिक था। रजिया के लहजे में हैरत थी, बोली, शारिक? लेकिन उसके बारे में तो ये खबर छपी थी कि वो गुलबर्ग की एक कोठी में आग लगने से जलकर राख हो चुका है। डीएसपी ने कहा, वो खबर गलत थी। अब तस्दीक हो गई है कि शारिक और उसकी दोस्त समीना जिंदा है।
तुम्हारे उस मरीज ने जिस रिश्तेदार का एड्रेस बताया था वो गलत निकला, और फिर ये तस्दीक भी हो गई कि वो सड़क पार नहीं कर रहा था बल्कि उसी टैक्सी में था जो हादसे का शिकार हुई थी। उसने चलती टैक्सी से छलांग लगाई थी। उसके साथ टैक्सी में दिलावर नामी दूसरा आदमी भी कई वारदातों में पुलिस को मतलूब था। वो दोनों उसी टैक्सी में थे। हमारे पास कम से कम 3 ऐसे गवाह मौजूद हैं जिन्होंने शारिक को टैक्सी से छलांग लगाते देखा था और उसके बाद टैक्सी हादसे का शिकार हो गई थी। बहरहाल मरीजों को डिस्टर्ब किए जाने का मुझे बहुत अफसोस है और तुम्हारी फर्ज शनासी पर खुशी हुई। रजिया बोली, मैंने अपना ये फर्ज भी पूरा कर दिया है कि एमएस को इस वाक़े से आगाह कर दिया है। वो कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। डीएसपी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें बात करते हुए सुन लिया था, हम इस मामले को संभाल लेंगे। रजिया जवाब दिए बगैर पैर पटकती हुई ड्यूटी रूम से बाहर आ गई। जब वो अपने वार्ड में पहुंची तो सब इंस्पेक्टर जा चुका था। अलबत्ता एक मुसल्ला कांस्टेबल वार्ड के दरवाजे पर खड़ा था। रजिया ने उसे डांट कर कहा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, चलो भागो यहाँ से। कांस्टेबल गड़बड़ा कर दरवाजे से दूर हो गया। रजिया वार्ड में दाखिल हुई तो अजीब सूरत हाल थी। बहुत से मरीज कराह रहे थे। रजिया एक एक मरीज के पास जाकर उसे तसल्ली देने लगी। पूरे अस्पताल में खलबली सी मच गई थी। लगता था जैसे पुलिस की पूरी पलटन ने हमला कर दिया। हर तरफ से भाग दौड़ और सीटियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। रजिया ने अपने आप पर पूरी तरह काबू पा लिया था। वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो ये भी सोच रही थी कि अगर पुलिस को उस पर मामूली सा भी शुबा हो गया तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। तकरीबन 3 घंटों तक पूरे अस्पताल में एक हंगामा सा जारी था। पुलिस न सिर्फ मशकूक जगहों बल्कि वार्ड की भी तलाशी ले रही थी। जो मरीज सो रहे थे उनके ऊपर से चादरें खींच दी गई थी। यहाँ तक कि पुलिस वाले खवातीन के वार्ड में भी दंदनाते हुए घुस गए थे। उस वक्त एमएस भी अस्पताल में पहुंच चुका था। पुलिस वालों के इस रवैये पर उसने भी डीएसपी से एहतजाज किया था, लेकिन उसके एहतजाज की कोई परवाह नहीं की गई। सुबह 4 बजे तक अस्पताल की हुदूद में शारिक की तलाश जारी रही, लेकिन उसे न मिलना था न वो मिला और बिलाखिर चंद मुसल्ला पुलिस वालों को अस्पताल में छोड़ दिया गया और बाकी फोर्स वापस चली गई। रजिया कुछ देर अपने वार्ड में रही, फिर ड्यूटी रूम में आ गई। एमएस ने अस्पताल के बाद जिम्मेदार डॉक्टरों को उनके घरों से बुला लिया था और एमएस के दफ्तरों में उनकी मीटिंग हो रही थी। रजिया कुछ देर ड्यूटी रूम में बैठी दूसरी नर्सों के साथ सूरत हाल पर तबसरा करती रही, फिर अपने वार्ड में आ गई। 1-2 मरीज अभी तक जाग रहे थे और तकलीफ से कराह रहे थे। रजिया ने उन्हें एक एक ख्वाबावर गोली खिला दी और अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसने दोनों हाथ मेज पर रख दिए और अपना सर हाथों पर टिका दिया और कुछ ही देर के बाद वो उस तरह बैठे बैठे सो गई। नर्स रजिया के जाने के बाद शारिक बेहिस्सो हरकत बिस्तर पर पड़ा रहा। रजिया ने जाते हुए कमरे की बत्ती बुझा दी, अलबत्ता मसहरी के अकब में वाक़े खिड़की खोल दी थी ताकि ताज़ा हवा भी अंदर आती रहे। खिड़की के सामने पर्दा पड़ा हुआ था। कमरे के दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया गया था और शारिक सोच रहा था कि अब वो रजिया के रहमो करम पर है। वो चाहे तो उसे बड़ी आसानी से गिरफ्तार करा सकती है। कमरे को बाहर से ताला लगा हुआ था और खिड़की में भी लोहे की मोटी मोटी सलाखें लगी हुई थी। सामने वाली दीवार में ऊपर एक रोशनदान भी नजर आ रहा था, लेकिन उस रोशनदान से निकलना मुमकिन नहीं था। शारिक रजिया के बारे में सोच रहा था, वो कौन थी? अगर उसने उसे पहचान लिया था तो उससे खौफजदा होने की बजाय उसकी मदद करने पर क्यों आमादा हो गई थी? लेकिन क्या वो वाकई उसकी मदद करना चाहती थी या उसे अपने कब्जे में करने के लिए यहाँ ले आई थी? टांग की हड्डी क्रैक होने की वजह से शारिक उस वक्त भाग नहीं सकता था। वो 50 लाख रुपए का चेक था जिसे किसी भी वक्त हुकूमत के सामने पेश करके कैश कराया जा सकता था। क्या रजिया ये चेक कैश कराना चाहती थी? शारिक यही सब कुछ सोच रहा था। अगर रजिया के दिल में कोई बदनीयती नहीं थी और वो वाकई उसकी मदद करना चाहती थी तो क्यों? वो जान चुकी थी कि शारिक एक खतरनाक मुजरिम है। हुकूमत की तरफ से उसकी गिरफ्तारी के लिए अखबारात में इश्तिहारात दिए जा रहे थे और इन इश्तिहारों में यह भी वाज़े तौर पर लिखा हुआ था कि शारिक को पनाह देने वाले को भी शरीके मुजरिम समझा जाएगा और सख्त तरीन सजा दी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद रजिया उसकी मदद क्यों करना चाहती थी? उसने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? अगर पुलिस को किसी तरह ये शुबा भी हो गया कि शारिक के फरार होने में रजिया का हाथ है तो पहले रजिया को ही पकड़ा जाएगा। शारिक यही सब कुछ सोचता रहा। फिर उसके जहन में समीना का ख्याल उभरा। वो कहकर आया था कि 2-3 घंटों में वापस आ जाएगा, लेकिन उसे घर से निकले हुए 14-15 घंटे हो चुके थे। वो लोग यकीनन परेशान हो रहे होंगे। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था और उसके साथ ही शारिक का जहन भी उलझता जा रहा था। उसे सबसे ज्यादा उलझन नर्स रजिया के बारे में थी। हर तरफ सन्नाटा था। उस सन्नाटे में हल्की सी टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। शारिक को अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि उस कमरे में कोई वॉल क्लॉक भी मौजूद था, लेकिन तारीकी के बायस वो उस वॉल क्लॉक को देख नहीं सकता था। सर के जख्म और टांग की तकलीफ की वजह से शारिक बेचैन हो रहा था और वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी बेचैनी भी बढ़ रही थी। वो जबड़े भेंचे तकलीफ जब्त करने की कोशिश कर रहा था।
अगर वार्ड में होता तो उसे दर्द दूर करने की कोई दवा मिल सकती थी, लेकिन इस बंद घर में उसके लिए कुछ नहीं था। तकरीबन 1 घंटे बाद टांग का दर्द कम होने लगा। तकलीफ कम हुई तो शारिक को ऊँघ आने लगी। वो जागते रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद गालिब आ गई और उसकी आंखें बंद होने लगी। और फिर शोर की आवाज़ सुनकर शारिक हड़बड़ा कर उठ गया। भाग दौड़ और पुलिस की सीटियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। शारिक को समझने में देर न लगी कि पुलिस ने अस्पताल पर छापा मार दिया था और उसके फरार का पता चल गया था। पुलिस उसे पूरे अस्पताल में तलाश करती फिर रही थी। उसने गर्दन घुमा कर देखा, पिछली खिड़की खुली हुई थी। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को घसीटता हुआ उठ गया। मसहरी की पुश्त दीवार से मिली हुई थी। वो अपने आप को खींचता हुआ मसहरी के किनारे पर आ गया और हाथ बढ़ाकर खिड़की बंद कर दी। उसके ठीक 5 मिनट के बाद शारिक को क्वार्टरों के आसपास भी शोर की आवाजें सुनाई देने लगी। पुलिस वाले रिहायशी क्वार्टरों की भी तलाशी ले रहे थे। लोगों के एहतजाज की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। शारिक के दिल की धड़कन तेज हो गई। पुलिस वाले बहुत करीब पहुंच गए थे। क्वार्टर के सामने से उनके चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, ये किसका क्वार्टर है? एक आदमी ने जवाब दिया, एक नर्स का है जी, वो ड्यूटी पर है, सुबह आएगी। पुलिस वाले ने पूछा, उसके साथ और कौन रहता है? आदमी बोला, कोई नहीं जी, वो तो अकेली रहती है। क्वार्टर को ताला लगा हुआ है, लेकिन आप हमारे क्वार्टरों की तलाशी क्यों ले रहे हैं? क्या आपका ख्याल है कि अस्पताल से भागने वाले मुजरिम को हम में से किसी ने पनाह दी है? पुलिस वाले ने कड़कते हुए जवाब दिया, चुप करो, अगर ज्यादा शोर मचाया तो तुम ही को ले जाकर बंद कर दूंगा। लोग खामोश हो गए। पुलिस वालों की आवाजें तकरीबन आधे घंटे तक सुनाई देती रहीं और फिर खामोशी छा गई। समीना ने इत्मीनान का सांस लिया और बिस्तर पर लेटकर रजिया के बारे में सोचने लगा। उस वार्ड में रजिया की ड्यूटी थी और पुलिस रजिया से ये जरूर पूछेगी कि जब मरीज वार्ड से गायब हुआ था तो वो कहाँ थी। इस तरह रजिया शुबे की जद में आ सकती थी और पुलिस को जिस पर शुबा हो उसकी जबान खुलवाने में उन्हें ज्यादा देर नहीं लगती।